In the last class, we have seen the concept of phase, phasor and phase difference. What was the phase? Phase क्या था? It was the multiplication of beta into path length. Phase difference क्या था? It was the multiplication of beta into path difference. और साथ साथ फेज़र क्या था? आपने एक साइन वेव ड्रॉ की थी. अकॉर्डिंग टू साइन वेव आपने कुछ एक दूसरे डोमेन पे, दो डोमेन बताया था, एक टाइम डोमेन और एक फेज़र डोमेन. यदि साइन वेव राइटवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रही है तो आपका फेज़र कैसा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करता है. रिमेंबर दैट योर फेज़र इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो ये दोनों चीज़ें अपने को दिमाग में रखनी है. तो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट. तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स समझते हैं, फिर इसके बाद इस पैरामीटर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को समझते हैं. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रांसमिशन लाइन है. इट्स लेंथ इज़ L कनेक्टेड विथ लोड एंड एक्साइटेशन इज़ एसोसिएटेड विथ ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी एंड ऑपरेटिंग वेवलेंथ. अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस तरीके से दो कपल्ड इक्वेशन लिखी थी. dv/dx इज इक्वल टू समथिंग, di/dx इज इक्वल टू समथिंग. इन दोनों से आपने क्या वेव इक्वेशन को डिराइव किया था. इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ ऐसा था, vx इज इक्वल टू v प्लस ई पावर माइनस गामा एक्स प्लस v माइनस ई पावर गामा एक्स. इसको आपने फॉरवर्ड वेव बोला था, इसको आपने बैकवर्ड वेव बोला था. फॉरवर्ड वेव कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है? सोर्स से लोड की तरफ. बैकवर्ड वेव कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है? लोड से सोर्स की तरफ. अच्छा, इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है? इस चीज़ का सिग्निफिकेंस ये है कि वोल्टेज एट एनी लोकेशन, एक्स मतलब लोकेशन मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. तो इसका मतलब क्या है? वोल्टेज एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन इज़ द सम ऑफ फॉरवर्ड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव या बैकवर्ड वेव. क्या ये फेज़र है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बिल्कुल ये फेज़र है. कैसे पता करेंगे? गामा की वैल्यू आप रख दीजिए अल्फ़ा प्लस जे बीटा, तो आपको ये फेज़र दिख जाएगा. तो एक्चुअली में जो वोल्टेज है एट एनी लोकेशन, इट इज़ द सम ऑफ टू फेज़र्स. तो ये इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं. लेकिन ध्यान में ये रखिए कि जब ये आपका सॉल्यूशन आया तब ऑब्जर्वर कहाँ पे था ये देखते हैं. जब ये सॉल्यूशन आया तो वी वर ऑब्जर्विंग द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द सोर्स. यहाँ से ऑब्जर्वर ट्रांसमिशन लाइन को ऑब्जर्व कर रहा था और उस ऑब्जर्वर ने इस इक्वेशन को डिड्यूस किया, डेराइव किया. चलिए ठीक है, ये ऑब्जर्वर की लोकेशन थी. अच्छा, यदि x इज इक्वल टू 0 की बात करूं तो x इज इक्वल टू 0 क्या है? इस चीज़ का क्या मतलब है कि ये ट्रांसमिशन लाइन किस डायरेक्शन पे डिप्लॉयड है? x डायरेक्शन पे. ठीक है, यदि मैं ये x इज इक्वल टू 0 है तो इधर x की कैसी वैल्यूज़ आएंगी? पॉजिटिव वैल्यू आएंगी. और इधर x की कैसी वैल्यू आएंगी? नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी. तो x इज इक्वल टू 0 को क्या मैं सोर्स की लोकेशन बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ. तो x इज इक्वल टू L को किसकी लोकेशन बोलूँगा? लोड की लोकेशन बोलूँगा. मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है? x इज इक्वल टू 0 पे. सोर्स कहाँ पे खड़ा है? x इज इक्वल टू 0 पे. x इज इक्वल टू L पे क्या स्टैंड कर रहा है? ये लोड स्टैंड कर रहा है. तो ये आप दिमाग में रखिएगा. लेट्स चेंज द सिचुएशन. ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके पीछे वजह मैं बताता हूँ कि ऐसा इसके कहने की वजह यह है कि हम जनरली ट्रांसमिशन लाइन को लोड के साइड से ऑब्ज़र्व करते हैं, नोटिस करते हैं या कि एनालाइज करते हैं. ये इसलिए इस कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे बताया. चलिए और देखते हैं क्या है. कि जैसे मैंने बोला कि V0 मतलब आप लेंथ की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट करिए, मतलब आप कहाँ पर होंगे? सोर्स पे होंगे. किसी ने बोला कि V0 की वैल्यू निकालिए, आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, v प्लस v माइनस. x इज इक्वल टू L लोड पे निकालिए, तो यहाँ पे L रख दीजिए,
तो ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। किसी ने बोला L/2 पे निकालिए, तो x की वैल्यू L/2 पुट कर दीजिए, ऐसा निकालिए। तो मैंने आपको ये भी बताया कि आप इसमें ऑब्ज़र्व करिए कि वोल्टेज इन द ट्रांसमिशन लाइन कहीं पे भी एट एनी लोकेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, 0 एक लोकेशन है, लेंथ x इजिकल टू L एक लोकेशन है, x इजिकल टू L/2 एक लोकेशन है, जहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो मैं एक चीज़ कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। ये मैंने पिछले पेज पे भी बताया और आपको ये भी बताया कि हम ट्रांसमिशन लाइन को कहाँ से ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं, लोड साइड से। चलिए देखते हैं, लोड साइड से ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, एंड ट्रांसमिशन लाइन पे एक इम्पीडेंस डिफाइन करते हैं, दैट इज़ नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। और रिकॉल दैट कि ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को कहाँ खड़ा करते हैं, यहाँ पर, और ये मान लेते हैं ये x इजिकल टू 0 की पोजीशन है। तो यदि x इजिकल टू 0 की पोजीशन बोलूँ तो ये किसकी पोजीशन है, ऑब्जर्वर की पोजीशन है। साथ साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ x इजिकल टू 0 इज़ नथिंग बट इट्स द लोकेशन ऑफ लोड, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो यदि ये x इजिकल टू 0 है तो x के इस तरफ वैल्यूज़ कैसी आएंगी, पॉजिटिव, इस तरफ कैसी आएंगी, नेगेटिव। ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ क्या है, L, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सी लोकेशन होगी, नेगेटिव डायरेक्शन पे है, तो x इजिकल टू L की माइनस L होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x इजिकल टू माइनस L इज़ नथिंग बट इट इज़ द लोकेशन ऑफ सोर्स। क्या मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ x इजिकल टू 0 इज़ नथिंग बट इट इज़ द लोकेशन ऑफ लोड। अच्छा, Vx, जब ये इक्वेशन लिखा हुआ था पिछले पेज में भी आपने देखा, Vx इजिकल टू V प्लस सी पावर माइनस गामा एक्स फॉरवर्ड वेव, V माइनस सी पावर प्लस गामा एक्स बैकवर्ड वेव। जब ये इक्वेशन लिखी गई तो ऑब्जर्वर की लोकेशन कहाँ थी, सोर्स की तरफ थी। अब ऑब्जर्वर कहाँ पर खड़ा है, लोड की तरफ खड़ा है। तो जब ऑब्जर्वर लोड की तरफ खड़ा है तो यहाँ पे सिर्फ एक चेंज करना है, क्या कि x की वैल्यू क्या पुट कर देना है, -L पुट कर देना है। यहाँ पे x की वैल्यू -L पुट करिए तो ये हो जाएगा प्लस गामा L, ये हो जाएगा क्या, माइनस गामा L। अच्छा, बस इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं करना होता है, यही एक चेंज करना है अपने को। तो अब देखिए, अभी भी इसको हम फॉरवर्ड वेव बोलेंगे। फॉरवर्ड वेव कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती थी, सोर्स से लोड की तरफ। ये अभी भी क्या कहलाएगा, बैकवर्ड वेव। कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, लोड से सोर्स की तरफ। फॉरवर्ड वेव को हम कभी कभी इंसिडेंट वेव भी बोल देते हैं और बैकवर्ड वेव को हम क्या बोल देते हैं, कभी कभी रिफ्लेक्टेड वेव बोल देते हैं। तो क्या समझ में आया, यदि इस लोकेशन पे ऑब्जर्वर खड़ा है और चीज़ों को एनालाइज कर रहा है तो x इजिकल टू 0 इज़ नथिंग बट इट इज़ द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और आई कैन से कि इट इज़ द ऑल्सो लोकेशन ऑफ लोड, क्योंकि यहाँ पे लोड है। इस तरफ x की कैसी वैल्यू होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू यदि इधर चलूँगा तो नेगेटिव होगा। ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या है, L, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इजिकल टू -L। इसको इस इक्वेशन में रख देना हो और कुछ भी नहीं करना है। अभी भी इसको फॉरवर्ड वेव बोल रहे हैं, अभी भी इसको बैकवर्ड वेव बोल रहे हैं, और अभी भी मैं ये बोलूँगा कि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। लोकेशन मतलब किसी भी पॉइंट पे, ट्रांसमिशन लाइन पे किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज किसका सम होगा, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का सम होगा। चलिए यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वर्ड डिफाइन करते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव टू इंसिडेंट वेव। अच्छा, इस इक्वेशन में पहचानिए। अब हम जितनी भी एनालिसिस करेंगे वो हम ट्रांसमिशन लाइन में कहाँ से करेंगे, लोड की तरफ से करेंगे, सोर्स की तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे, लोड की तरफ से करेंगे। तो ये लोड, ये देखिए, आप इक्वेशन देख के ही पहचान जाइए कि यदि x का टर्म है तो समझ जाइए किधर से ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, सोर्स की तरफ से। यदि L का टर्म प्रेजेंट है तो समझ जाइए ऑब्जर्वर कहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, लोड की तरफ से। ये कौन सी वेव होगी, फॉरवर्ड वेव। ये कौन सी वेव होगी, बैकवर्ड वेव।
अच्छा, डेफिनेशन ने क्या बोला कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज़ द रेशियो ऑफ बैकवर्ड वेव को रिफ्लेक्टेड वेव भी कहते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव ये है क्या? हाँ। टू इंसिडेंट वेव, ये इंसिडेंट वेव है, हाँ है। v माइनस वी प्लस ये इसको ऊपर ले जाइए, e पावर माइनस 2 गामा एल मिलेगा। गामा की वैल्यू क्या होती है? अल्फ़ा प्लस जे बीटा होती है, रख दीजिए v माइनस वी प्लस ई पावर माइनस 2 अल्फ़ा एल ई पावर माइनस 2 जे बीटा एल। अच्छा, मैं ये इसका कंपैरिजन इससे करता हूँ, तो क्या ये फेज़र है? बिल्कुल है। ये जो टर्म है ये किसकी तरीके से लिखा हुआ? आर की तरीके से। अच्छा, ई पावर आई थीटा का टर्म क्या है? ये वाला है। तो थीटा की जगह पे क्या लिखा है? 2 बीटा एल, मतलब कि ये कुछ भी नहीं, ये एक फेज़र क्वांटिटी है। फेज़र क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और एंगल होता है, बिल्कुल इसमें भी प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है v माइनस वी प्लस ई पावर माइनस 2 अल्फ़ा एल, ये क्या है? आर के तरीके से। ई पावर माइनस 2 बीटा एल, ये 2 बीटा एल किसके तरीके से? थीटा एल। अच्छा, एक चीज़ और एनालाइज करिए, क्या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है? आंसर इज़ यस। क्या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फेज़र क्वांटिटी है? आंसर इज़ यस। क्या फेज़र एक कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर? देखिए, आप कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता था z इजिकल टू ए प्लस आई बी, क्या इसको फेज़र फॉर्म में लेके जा सकते हैं? r इंटू ई पावर आई थीटा के फॉर्म में बिल्कुल लेके जा सकते हैं। r की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स बी बाई ए। मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म को किस में ले गए? पोलर फॉर्म में। तो आप ये बताइए, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ से कंपैरिजन करके देख लीजिए, यदि r ई पावर आई थीटा के फॉर्म में लिखा है तो पक्की बात है ये कैसी क्वांटिटी होगी? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यदि मैंने लिखा गामा, इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं गामा एल लोकेशन पे डिपेंड कर रहा। गामा ज़ीरो, यानी ये किसकी लोकेशन होगी? सोच के देखिए, ये लोकेशन कहाँ पे होगी? एल इजिकल टू ज़ीरो लोकेशन, मतलब मैं कहाँ पर हूँ? लोड पे। तो लोड पे यदि एल की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये भी कितना हो जाएगा? 1। तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? v माइनस ओवर v माइनस डिवाइडेड बाई v प्लस। तो आपने क्या कंक्लूड किया कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज़ द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव टू इंसिडेंट वेव। इट इज़ द फंक्शन ऑफ लोकेशन as well as it is phasor as well as it is a complex number। ये सभी चीज़ें हमने क्या करी? कंक्लूड करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ये एंटीना में भी बहुत यूज़ होता है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पैरामीटर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर से एक बार, रिफ्लेक्टेड वेव टू इंसिडेंट वेव। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन देखेंगे। यदि ये आपको लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। बट रिमेंबर दैट आप फेज़र के मामले में बहुत स्ट्रांग बनिए, क्योंकि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी फेज़र है। ये इससे कंपैरिजन कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।